सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल TCR पर। जैसा कि आप सबको मैंने बताया था कि यूपी TSSC का फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो चुका है, जिसका आपके जो है नोटिफिकेशन में आ चुका होगा कि हिंदी का सॉल्यूशन हमने डाल दिया था, अपलोड कर चुके हैं। अब अगला जो है GS का जो पोर्शन था इसका, तो उस पोर्शन में जो है कैसे हम इसको करेंगे और चीज़ें समझेंगे इसके बारे में वो देखना हम लोगों को है। ठीक है, तो GS के जो पेपर हैं उसमें जो है जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे आए थे, और इनको हम जो है मॉडरेट कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन तो अच्छे ज़्यादा आए थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आप सबने पहले से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इन सब की हम लोग बात करेंगे अभी और चर्चा करेंगे। MSME सतत प्रमाणन योजना के तहत मध्यम उद्यमों को उनके व्यवसायों में कितने प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। तो ये मंत्रालय है MSME वाला, तो कितने की सब्सिडी दे रहे हैं तो आपको पता रखना है कितने की दे रहे हैं। तो ये सब्सिडी है इन लोगों की 50% की सब्सिडी दे रहे हैं। ठीक है, मध्यम वालों को 50 दे रहे हैं, सूक्ष्म वालों को 80 दे रहे हैं 80%, और जो लघु वाले हैं उनको 60% दे रहे हैं। तो याद रखिएगा इसका होगा 81 का ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्तियां प्राप्त हैं। तो कौन सा वो विधेयक है, तो आप सबको पता है कि धन विधेयक, यानी धन विधेयक की जो शक्ति होती है वो लोकसभा के पास होती है। राज्यसभा में केवल जो है सुझाव दे सकते हैं, जिसको लोकसभा बाध्य नहीं है मानने को। ठीक है, तो इसमें जो ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है वो लोकसभा को प्राप्त है, और सभी शक्तियों में समान है दोनों लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2022 में किस संस्था को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी CDRI, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ऊपर करेंगे क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है कि सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो आप सबको पता है PV सिंधु जी ने महिला एकल खिताब जीता। अगला प्रश्न है, थीम से रिलेटेड आया था कि विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम क्या थी। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर ए 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना है। तो ऑप्शन नंबर ए 85 का होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 86। इसमें जो है कला के बारे में पूछा गया था कि ब्रोकेड किस जगह की प्रसिद्ध कलाकृति है। तो आपको पता होना चाहिए बनारस, यानी कि वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी। ब्रोकेड जो है ये छपाई होती है साड़ियों पर, ठीक है, बनारस में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है, नृत्य से पूछा गया था कि शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। तो उनसे प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी कथक। ठीक है, कथक होगा। आगे है कि महाकुंभ, यानी क्वेश्चन नंबर 88, महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और किस ग्रह की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बृहस्पति। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। तो अभी ये रिपोर्ट आई थी 2022 की, इसमें जापान और सिंगापुर नंबर 1 पर है। तो सिंगापुर दिया नहीं, इसलिए जापान होगा पहले नंबर पर। दोनों का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब होता है कि आप किन देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं, यानी कि आपको वहीं पे वीज़ा उपलब्ध हो जाएगा, ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है। तो ये हेनले रिपोर्ट जारी करता है कि किसका पासपोर्ट ज़्यादा ताकतवर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने जुलाई 2022 में विकासशील देशों में जीवन यापन की लागत के संकट, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट जारी की है। तो इसमें होगा कौन जारी की है, UNDP ने जारी की है। ठीक है, किसने जारी की है, UNDP ने जारी की है। आगे चलते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर सी था इसका, 90 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 91।
किस पश्चिमी अफ्रीकी देश ने घातक मारबर्ग वायरस के पहले प्रकोप की सूचना दी है? तो वो कौन है? ये है, आपको याद रखना है, घाना। कौन सा है? घाना। अगला है 92 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम 11 का मेजबान था? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कोटोविश। कोटोविश ये पोलिश शहर है, कोटोविश। इसका होगा 92 का ऑप्शन नंबर डी। अगला है 93, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने जुलाई 2022 में कृषि, पारिस्थितिकीय और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन सा देश है? तो ये देश है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। अगला है 94। 94 क्वेश्चन क्या कहता है? 94 कहता है कि गुजरात एग्रो रेडिएशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी यानी GARPF गुजरात में पहली और भारत में चौथी सुविधा है जिसे USDA APHIS से जगह खाली है के निर्यात के लिए या मंजूरी मिली है। तो वो कौन से दो फल या क्या चीज़ है? तो ये है आम और अनार। आम और अनार के लिए ये मंजूरी मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने कमलम, जिसको ड्रैगन फ्रूट कहते हैं, ड्रैगन फ्रूट को कमलम गुजरात में कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ड्रैगन फ्रूट को कमलम गुजरात में कहा जाता है। तो 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव ने की है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली। याद रखिएगा, है ये गुजरात का, लेकिन इसका सम्मेलन दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय MOA एंड FW और ने दो सरकारी कार्यक्रमों PMFBY और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये कौन सा है? UNDP ने किए हैं। अगला 97, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी कुंजी की जाती है? ऑप्शन नंबर बी, F3 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा प्रकार नहीं है? तो कंप्यूटर का डिजिटल प्रकार होता है, हाइब्रिड प्रकार होता है, एनालॉग प्रकार भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी, रिमोट प्रकार नहीं होता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय को कहा जाता था, किनको कहा जाता था राय? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, नरपति। ऑप्शन नंबर डी, नरपति। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्कराय ने की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्कराय ने इसकी स्थापना की थी। इसके सबसे फेमस जो राजा थे वो कौन थे? कृष्णदेव राय, जिनके दरबार में तेनाली रामन नाम का एक विद्वान रहता था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, गोडेश्वर मंदिर जो सिन्नार में है, ये चोल शासक ने नहीं बनाया है। नटराज मंदिर, पल्लाई वन्नाराथन मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर, ये तीनों चोलों ने बनवाए हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। 101 में कह रहा है कि प्राचीन इतिहास में अंडा के ऊपर हार्मिका थी, एक बालकनी जैसी संरचना यानी छज्जे जैसी संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हार्मिका से एक मस्तूल निकलता था, जिसे क्या कहते थे? तो मस्तूल उसे कहते थे हम लोग यष्टि। ऑप्शन नंबर सी, यष्टि कहते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 102। 102 में कह रहा है कि छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा है? तो क्या कहा है? हिंदवी कहा है। ऑप्शन नंबर बी, क्या कहा है? हिंदवी कहा है। तो 102 का ऑप्शन नंबर बी। अगला आ जाता है
देखिए जीएस से 60 क्वेश्चन थे, रीजनिंग से भी 60 क्वेश्चन थे और हिंदी के 80 क्वेश्चन थे, कुल मिला के 100 क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 103 में क्या कहता है, महाजनपद से पूछा गया क्वेश्चन है, और महाजनपद से हर बार पीसीएस में भी आया है क्वेश्चन और एसडीआई में भी लास्ट ईयर के पूछा गया था, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। आरओ में भी आते हैं क्वेश्चन, तो महाजनपद काल को जरूर पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथ में महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। तो 16 महाजनपद थे। कितने थे? 16 महाजनपद थे। तो अगुंतर निकाय में इसका वर्णन हुआ है, भगवती सूत्र, ये 2 ग्रंथ है, अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र, इसमें वर्णन हुआ है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, अगुंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, इनमें इनका वर्णन किया गया है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन नंबर 104 है, जिसमें कहा गया है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों को भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी? तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी, किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा, ये भी आप याद रखिएगा। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ही गांधी जी को एक सलाह दी थी कि आप 1 साल पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल से संबंधित थे। किससे संबंधित है? नरम दल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था? तो गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट ये बहुत ही विवादित पैक्ट हो गया था, क्योंकि इसी में भगत सिंह के रिहाई से रिलेटेड बातें की गई थी, लेकिन वो हो नहीं पाई थी, जिसलिए गांधी जी पे बहुत से आरोप लगे थे कि भगत सिंह की मृत्यु के जिम्मेदार वही हैं, ठीक है। तो ये सब पैक्ट विवादित हो गया था। इसी पैक्ट के बाद गांधी जी लंदन में गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, जो कि 1931 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें भाग लेने ये गांधी जी गए थे, ठीक है। तो बंद हो गया था। चलिए आगे चलते हम लोग हैं। इसका है 105 का क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 106 यानी 106। 106 में कहता है कि कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था नाना साहब। ऑप्शन नंबर बी, नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया था। नाना साहब और तात्या टोपे साथ में थे, इन्होंने नेतृत्व किया था कानपुर से। 1857 की क्रांति के समय उसके बाद जो है भारत में कंपनी का शासन समाप्त होकर ब्रिटिश सरकार यानी सीधे ब्रिटिश राज्य का ही शासन भारत में स्थापित हो गया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, इसका होगा क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर बी। अगला है 107 कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज। और फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, जो कि जांग की हड्डी होती है। स्टेपीज कान में पाई जाती है। तो इसका होगा 107 का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तन्य मतलब जिसका बहुत लंबे तार बनाए जा सकते हैं, पतले पतले। तन्य का मतलब होता है कि पीट के उसको निकाल के हम उससे तार निकाल सकते हैं, बहुत लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। तो आपको इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोना। सोने के सबसे पतले तार निकाले जा सकते हैं। तो 108 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 109। एक आधुनिक संस्करण तत्वों की आवर्त सारणी का तथाकथित लंबा रूप क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहते थे हम लोग? पीरियड यानी वर्ग। जो खड़े कॉलम होते थे उनको क्या कहते थे हम लोग? समूह। और उनको पीरियड यानी कि आवर्त कहते थे, ठीक है। वर्ग कहते थे खड़े कॉलम को, वर्ग, और जो क्षैतिज कॉलम होते थे उनको आवर्त कहते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है 110। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है? तो आपको पता होना चाहिए V बराबर होता है V बराबर I इंटू आर। V बराबर आई आर होता है। इस हिसाब से R बराबर V अपॉन आई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बैठता है। R बराबर V अपॉन आई बिल्कुल सही बैठता है। अगला 111 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो लेंस बताना है, तो लेंस हो जाएगा अवतल लेंस। अगर दर्पण कहते तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, उत्तल, ठीक है। तो जब पूछा गया लेंस तो सबसे छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? हमेशा अवतल लेंस बनाता है, ठीक है। तो 111 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 112 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में
भारत में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो कौन सा राज्य है वो? राजस्थान। और राजस्थान की जगह कौन सी है? खेतड़ी। तो खेतड़ी जो जगह है वहीं पे सबसे ज़्यादा कॉपर का उत्पादन होता है, भंडार भी वहीं है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आप सबको पता है, एकमात्र नाभिकीय संयंत्र है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो है नरौरा। कौन सा? नरौरा। और ये कहाँ स्थित है? बुलंदशहर में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जो जिला है उसी में स्थित है नरौरा। अगला क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है कि भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है? तो इसका कौन सा नहीं जोड़ता है? तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई को जोड़ता है। और चौथा चेन्नई होगा, तो हैदराबाद को उसे नहीं जोड़ता है। तो हैदराबाद वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें नहीं जोड़ेगा। ठीक है, तो 114 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 115 यानी 115 क्वेश्चन में कह रहा है कि विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा है? तो कौन सी श्रेणी है वो? तो ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा। कौन सी श्रेणी है? सतपुड़ा श्रेणी से जुड़ा हुआ है। आगे अगला है 116, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, जो पूरब के तटीय मैदान है वो उड़ीसा से स्टार्ट होते हैं और तमिलनाडु तक जाते हैं। तो उड़ीसा से तमिलनाडु तक जाते हैं, दक्षिण का भाग पूछा है यानी तमिलनाडु वाला भाग, तो वो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी कोरोमंडल। 116 का ऑप्शन नंबर सी कोरोमंडल। अब उत्तरी सरकार किसको कहते हैं? तो उड़ीसा वाला जो इलाका होता है यानी पूर्वी तट का उत्तरी भाग, उसको उत्तरी सरकार कहते हैं। अब पश्चिमी तट पे चले जाओ तो पश्चिम तट में जो केरल है, कर्नाटक है, इस भाग को मालाबार कहते हैं। और मुंबई गोवा वाला भाग को कोंकण कहते हैं। ठीक है, तो 116 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 117, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। तो ये कौन सा है? इसको कहते हैं हम लोग इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में, इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु है हम लोग का इंदिरा कॉल। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश में होता है, किबुथु बलागू। और सबसे पश्चिमी भाग गुजरात में है, गौहर माता या गौहर मोती कहते हैं। ठीक है, सब तैयार हो गया। तो 117 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 118, दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे पाया जाता है? तो याद रखिएगा कनाडा में पाया जाता है, जिस जगह है फंडी की खाड़ी में पाया जाता है दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार। ठीक है, सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा की फंडी की खाड़ी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा गया है कि ताना रिवर मांगवे जो कि बानर है निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी केन्या में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है कि रुई के समान दिखते हैं, वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये किस प्रकार के बादल हैं? तो ऑप्शन नंबर डी कपासी मेघ कहलाते हैं। 120 का ऑप्शन नंबर डी कपासी मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 कहता है कि एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात, ये ध्यान रखिएगा, ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग हैं? तो कहते हैं पारिस्थितिकीय दक्षता। ऑप्शन नंबर बी पारिस्थितिकीय दक्षता कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 122 यानी 122 कह रहा है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का बायोमास पिरामिड होता है, कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी उल्टा पिरामिड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 123 कहता है कि विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है स्तर विन्यास। ऑप्शन नंबर डी क्या कहते हैं? स्तर विन्यास। 123 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 124 कह रहा है कि पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित होती है? तो वो कौन सी परत है? तो समताप मंडल यानी
स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में वायुमंडल की ओजोन परत केंद्रित रहती है। अगला क्वेश्चन है 125 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होता है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली एयरपोर्ट। 125 का ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 126 में कि निम्नलिखित में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है? तो कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? तो भारत में दाचीगाम जो टाइगर रिजर्व नहीं है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये टाइगर रिजर्व नहीं है। कांजीरंगा असम में, कान्हा मध्य प्रदेश में और पेरियार केरल में, ये सब टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और दाचीग्राम जम्मू कश्मीर का टाइगर रिजर्व नहीं है। 127 में पूछा गया है कि कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा है वो? ऑप्शन नंबर ए, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 127 हो गया है। इसके बाद होना चाहिए 128 होना चाहिए। एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चनों का शायद गड़बड़ हो चुका है, कोई नहीं, इसको बाद में आपको बता देंगे। 27 के बाद 135 देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, देख लीजिए। 135, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है? तो वो कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती हैं, वे भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए वह शुष्क मौसम है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, काल बैसाखी, लू, व्यापारिक पवनें और पश्चिमी विक्षोभ। ये समझ लीजिएगा। सर्दियों में बहती हैं तो सर्दियों में केवल 2 ही हवाएं बहती हैं, एक तो व्यापारिक पवनें होता है और एक पश्चिमी विक्षोभ होता है। काल बैसाखी और लू ये गर्मियों में बहती है। ठीक है, ग्रीष्मकाल की है। अब आगे कह रहा है कि शुष्क रहती हैं और समुद्र की ओर बहती हैं भूमि से। तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से आता है, जमीन यानी भूमि की ओर, तो वो सागर से भूमि की ओर आता है और सर्दियों में वर्षा कराता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है, व्यापारिक पवनें जो उत्तर पूर्वी देश से आती हैं और जमीन से सागर की ओर चलती हैं। ओके, तो 136 का ऑप्शन नंबर सी। अगला है 137 भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो मानसूनी जलवायु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दी होती है? तो कौन सी चीज़ें हैं? तो आप सबको पता है कि कौन है, हिमालय चच्चा हमारे। तो हिमालय जो चाचा जी हैं ये रोके हुए हैं। अगर हिमालय ना होता तो साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं हैं वो भारत की धरती को क्या कर देती, बर्फ की चादर से लपेट लेती। तो हिमालय ही रोके हुए हैं। तो 138 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार का है? तो वो है दिल्ली, क्योंकि चेन्नई और मुंबई समुद्र के किनारे हैं, तटीय हैं, और दिल्ली विषम है। यहाँ पे सर्दी अत्यधिक हो जाती है, कभी गर्मी अत्यधिक हो जाती है, तो विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, 139 का ऑप्शन नंबर सी। और आज का लास्ट क्वेश्चन 140 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच नीति आयोग के प्रथम राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है? तो वो कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसमें से चंडीगढ़ होना चाहिए था, तो चंडीगढ़ दिया नहीं गया है। तो चंडीगढ़ के बाद सेकंड नंबर पे दिल्ली आता है और थर्ड पे आता है दमन, दीप और दादर नागर हवेली। और इन 4 ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, वैसे चंडीगढ़ है नंबर 1 पे, लेकिन ऑप्शनों के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, दमन, द्वीप और दादर और नागर हवेली। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन 140 हो गए। कुछ प्रश्न जो है छूट गए हैं कि शायद पीडीएफ में ही दिक्कत हो गई है कि 127 के बाद 135 हो गया है। लगभग आपके 8 से 9 प्रश्न छूट गए, तो उनको देख लेंगे। ठीक है, तो आप इसको देखिए, इनको समझिए। तो आपके जो है जीएस के जो 60 प्रश्न थे, 60 क्वेश्चन थे, इस प्रकार से कंप्लीट हो गए हैं। कुछ पीडीएफ में 4 से 5 प्रश्न जो मिस हो रहे थे, तो वो नहीं करा पाए क्योंकि उसमें पीडीएफ में थे नहीं, तो अब उसमें देख लेंगे हम आगे।
आप इस आंसर की से मिला सकते हैं अपने आंसर्स को और चेक कर सकते हैं कितना आपके बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। पेपर बहुत अच्छा आया था। इस प्रकार से आप इससे आगे आने वाले जो यूपी TSSC के अगले एग्ज़ाम्स हैं, पीटी है, लोअर पीसीएस है, जूनियर स्टेंट है, आपको समझने में आसानी होगी। सबसे अच्छी बात है कि वीडियो का एग्ज़ाम होने जा रहा है री। तो जो वीडियो का री एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप मिलाते रहिए, इसको मिलाइए, देखिए क्या है, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।